9 फरवरी 2018 सीबीआई जज लोया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रही। इस बार सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह और मुकुल रोहतगी के बीच झड़प हुई। सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि संज्ञेय अपराध हुआ है और उस पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं। इंदिरा जयसिंह पूर्व एडमिरल रामदास की तरफ से अपना पक्ष रख रही थीं। सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह की पूरी बहस भारतीय अपराध संहिता की धारा 174 के लागू न होने, 4 जजों के बयानों में खामियों और उपलब्ध रिकॉर्ड के इर्द गिर्द घूम रही थी। सेक्शन 174 के सब सेक्शन 1 में दुर्घटना शब्द तथा क्लॉज 4 और उसके सब सेक्शन 3 में मौत के कारणों के संबंध में कोई संदेह के वाक्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस दस्तावेज एकाएक मृत्यु की सूचना देता है, साथ ही मौत के कारणों के संदर्भ में भी संदेह जाहिर करता है। ऐसे में सबसे पास के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट क्यों नहीं किया गया? धारा 174 के तहत होने वाली मौतों की जांच के लिए भारतीय अपराध संहिता की धारा 176 के प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्शन 176 मजिस्ट्रेट को एक शव के परीक्षण में उसे छिन्न भिन्न करने तक की इजाजत देता है। उससे आगे सेक्शन से जुड़ी व्याख्या में रिश्तेदार के दायरे में माता, पिता, बच्चे, पत्नी, भाई और बहन आते हैं। ऐसे में जज लोया की मुर्दा बॉडी डॉक्टर प्रशांत राठी को कैसे दे दी गई और पोस्टमार्टम के वक्त उनके परिवार का कोई भी मेंबर मौजूद क्यों नहीं था? जिरह को आगे बढ़ाते हुए जयसिंह ने कहा कि पंचनामे में निजी चीजें नहीं पेश की गईं। ऐसा बताया गया कि जज लोया के पास जो मोबाइल फोन था वो भी उनकी लाश लौटाने के कुछ दिन बाद लौटाया गया। उनके पास जो कपड़े वापस मिले उसमें भी कुछ खामियां देखी गईं और उससे आगे रिपोर्ट में मौत की तारीख जो 1 दिसंबर 2014 थी वो 7 दिसंबर 2014 के रूप में लिखी गई है। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि 1 दिसंबर 2014 को ही जज लोया के निधन की तारीख के तौर पर दर्ज किया गया है। ये ऐसा लिखने के तरीके के चलते है जिसमें 1 की संख्या 7 की तरह दिख रही है। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मृत जज का नाम कम से कम 10 दस्तावेजों में ब्रिज मोहन हरिकिशन लोया है, लेकिन उनका असली नाम ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया है। 10 दस्तावेजों में इस तरह की गलती कैसे हो सकती है, और वो भी तब जब कहा जा रहा है कि 4 जज उनके साथ थे। ये संदेह खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि केस डायरी नहीं तैयार की गई। उस समय को जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा जब थाने को अचानक हुई एक मौत का फोन आया। केस डायरी मिनट दर मिनट के घटनाक्रम को पेश करेगी, इसलिए आप माननीय ये तय कर सकते हैं कि ये दस्तावेज घटनाक्रम के साथ तैयार किए गए थे या उसके बाद। जयसिंह ने दूसरे मुद्दों को भी उठाया जिसमें ईसीजी को लेकर चारों तरफ फैला संदेह है और लोया के मामले की सुनवाई करने वाले जज का ट्रांसफर और लोया की हेल्थ भी रही। उन्होंने कहा कि इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ईसीजी हुई थी या नहीं हुई थी। ईसीजी होने को लेकर अंतर्विरोध किसी भी तरह का संदेह करने के लिए पर्याप्त है। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि ईसीजी हुई थी, लेकिन किसने की थी ईसीजी? डांडे अस्पताल में ईसीजी हुई थी या फिर मेडिटिना हॉस्पिटल ने जज लोया की ईसीजी की थी? ईसीजी रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई? जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिकॉर्ड में दर्ज एक बयान का हवाला दिया जिसमें ईसीजी के डांडे अस्पताल में होने की बात कही गई थी, तो जयसिंह ने कहा कि वो बयान संभवतः गलत है क्योंकि ईसीजी रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। बयान देने वाला व्यक्ति ईसीजी होने का गवाह नहीं है और ये जज रूपेश राठी के बयान के भी उलट है जिसे उन्होंने सबसे विश्वसनीय बयान करार दिया। उसके बाद उन्होंने जज राठी के बयान के उस हिस्से को पेश किया जिसमें जज राठी ने खुद कहा है कि रवि भवन में जज लोया वॉशरूम में गए थे। जब उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, उन्हें बर्डे की कार में डांडे अस्पताल ले जाया गया। जज वैकर की भी मदद ली गई। अस्पताल पहली मंजिल पे था, इसलिए हम लोग सीढ़ियों से चढ़कर गए। जज लोया को पसीना निकल रहा था।
डॉक्टर ने ईसीजी करने का प्रयास किया, लेकिन मशीन टूटी हुई थी और उसे ठीक नहीं किया जा सका। डॉक्टर ने लोया को 2 इंजेक्शन लगाया। मैंने चचेरे भाई डॉक्टर प्रशांत हरकुट को फोन किया, जिसने हमें जज लोया को मेडिटिना हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। उस समय 2 अलग अलग कारें थीं। जिस समय हम मेडिटिना पहुंचे, जज लोया बेहोश थे और फिर इलाज के लिए उन्हें अंदर ले जाया गया। उनका कुछ समय इलाज हुआ, जिसके बाद हमें पता चला कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। आखिर में हमें जानकारी मिली कि उनकी मौत हो गई। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। फिर सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा, हम नहीं जानते हैं कि मौत की वजह दिल का दौरा है या नहीं। मौत के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि परिवार के सदस्य मेडिकल हिस्ट्री बताएं, जिसे अस्पताल की रिपोर्ट से मिलना चाहिए। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 174 की जरूरतों को पूरा ही नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि जज लोया की बहन ने अपने परिवार की हेल्थ हिस्ट्री बताई थी। कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक स्मोकिंग, तंबाकू खाना, शराब पीना और मोटापे की स्थिति आदि दिल के दौरों के लिए प्रमुख कारण होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उनके भाई यानी जज लोया पर लागू नहीं होता था। मौत से पहले वो महज 48 साल के थे। उनके माता पिता 80 साल से ऊपर के हैं और अभी जीवित हैं और हर तरह से हेल्दी हैं। यहाँ तक कि जज लोया की भी जीवनचर्या सुस्त नहीं थी। वो स्पोर्ट्स में लगातार पार्टिसिपेट करते रहते थे। जयसिंह ने कहा कि जब मृत्यु के कारणों को लेकर किसी तरह का संदेह होता है तो ऐसे समय में जांच अफसर को तय करना होता है कि प्रक्रिया को सीआरपीसी की धारा 174 के तहत आगे बढ़ाई जाए या फिर एफआईआर दर्ज की जाए। इस मामले में इन दोनों ही चीजों में से एक भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लोया की मौत दबाव में होने के संदेह को खारिज करने वाली उनकी पत्नी, बहन, पिता और बेटे के बयान स्वयंसेवी बयान हैं, जिसे उनके पहले के दिए बयान को देखते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए। लोया की बहन एक विश्वसनीय गवाह हैं, जैसा कि उनका हर बयान उसकी पुष्टि करता है। सीढ़ियों पर चढ़ने संबंधी दावे की रूपेश राठी ने पुष्टि कर दी है। जस्टिस गवई ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि एक कार टूट गई थी, जो लोया की बहन के उस बयान की पुष्टि करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि लोया अकेले अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सन 2015 में जज लोया के बेटे अनुज लोया ने एक बयान दिया था कि अगर उनके या फिर परिवार के साथ कुछ होता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहित शाह और षड्यंत्र में शामिल दूसरे लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और उसके बाद वह 2017 में स्टेट इंटेलिजेंस कमिश्नर के सामने कहते हैं कि मौत के मामले में किसी तरह की जांच की मांग नहीं की गई है। जयसिंह ने कहा, एक जांच इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये मामला सार्वजनिक महत्व का हो गया है और इसलिए भी क्योंकि सरकारी एजेंसियों ने अपना काम नहीं किया। इस बिंदु पर रोहतगी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वो इंडियन एक्सप्रेस में दिए हुए इंटरव्यू संबंधी पक्ष को पढ़ रहे थे। इसमें केवल ये बात कही गई है कि कार एक दूसरी कार से रगड़ खाई थी। इस पर जय सिंह ने कहा कि मैं केवल जांच के लिए आधार तैयार कर रही हूं। तार्किक संदेह से इतर मामले को साबित करना मेरा नहीं बल्कि जांचकर्ताओं का काम है। सीबीआई बनाम अमित शाह मामले में 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सोहराबुद्दीन ट्रायल को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर मामले को एक अकेले जज द्वारा सुने जाने के निर्देश का जिक्र करते हुए इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सुनवाई के ठीक एक दिन पहले हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा जज उत्पट को पुणे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई आवेदन दिए बगैर ये तबादला कैसे कर दिया गया। एक पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज ने लोया मामले की एसआईटी से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नवंबर 2017 में लेटर लिखा था, जो अभी भी मौजूद है। इस पर महाराष्ट्र सरकार के वकील रोहतगी ने कहा कि सुश्री जयसिंह एक जांच चाहती हैं, लेकिन उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया है। क्या वो कारवां मैगजीन में सोहराबुद्दीन मामले में जज उत्पट के तबादले की छपी स्टोरी की बात कर रही हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के पत्र पर क्यों विश्वास किया जाना चाहिए? ये तब लिखा गया है जब कारवां में स्टोरी प्रकाशित हो गई। क्या ये एक पीआईएल है
जय सिंह ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया। उन्होंने कहा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा कोई गलत उद्देश्य है? ठीक है, इस बात पर संदेह करने के पर्याप्त कारण हैं कि एक संज्ञेय अपराध हुआ है। जब सुनवाई आगे बढ़ रही थी तभी महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि याचिकाएं गलत मंशा से डाली गई हैं। उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं बेबुनियाद और गलत मंशा से प्रेरित हैं। चारों जजों ने अपना बयान दिया है, या तो कोर्ट को कहना होगा कि वो गलत हैं या फिर याचिकाओं को खारिज करना होगा। लोया मामले पर हो रही मीडिया रिपोर्टों पर भी रोहतगी जमकर बरसे और उसे पीठ पत्रकारिता करार दिया। इस पर जय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे पीला, नीला या फिर लाल जो भी कहिए, ये आपकी मर्जी है। जय सिंह के पक्ष रखने के बाद वरिष्ठ वकील PM सुरेंद्रनाथ और वरिष्ठ वकील रश्मिता चंदन ने ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से अपना पक्ष रखा। हालांकि सुरेंद्रनाथ ने SIT जांच पर जोर दिया, लेकिन उसके साथ कुछ और भी प्रार्थनाएं की। उनका कहना था कि ऐसे संवेदनशील मामले जिनमें राजनीतिक और प्रशासनिक दिग्गज शामिल हों, ऐसे जजों को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए। उन्होंने PIL की प्रक्रिया का बेजा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मुंबई के पत्रकार बंधुराज संभाजी लोने का उदाहरण दिया। लोने वह पत्रकार है जिसने इस मामले में जांच के लिए एक याचिका तो दायर की है, लेकिन बीच में ही उसने अपना रुख बदल लिया। सुरेंद्रनाथ ने कहा कि WPC 20/2018 में लिखित ब्रीफ जिसमें आवेदनकर्ता यहां अभियोजन की बात करता है, इस बात को दिखाता है कि याचिकाकर्ता की मंशा न्याय और न्यायिक प्रक्रिया के स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में मदद करने देने की नहीं है, बल्कि अपने पूर्वाग्रही कार्रवाइयों के जरिए उसे हतोत्साहित करने की है। सुरेंद्रनाथ के बाद वकील कुलदीप राय ने यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से अपना पक्ष रखा। राय ने कोर्ट से कहा कि जज लोया की मौत के अलावा वकील, सामाजिक कार्यकर्ता खंडालकर और सेवानिवृत्त जज थोम्ब्रे की मौतों की भी जांच होनी चाहिए। राय के बाद कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो गई। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार यानी 13 फरवरी 2018 को होगी।